जी हाँ दोस्तों, राहुल के दोस्त को वीकेंड पॉलिटिशियन कहने वाले शाह के खास की राज ठाकरे ने लगाई क्लास। बीजेपी के लिए बनी सिरदर्द। दोस्तों, एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बारे में एक बात कही जाती है, उनमें बाला साहेब ठाकरे की राजनीति की परछाई है। दोस्तों, उनकी राजनीतिक बोल बेबाक है। वो बोलते हैं तो डरते नहीं है, बेबाक बोलते हैं, चाहे सामने वाला कितना ही पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो, छोड़ते नहीं है उसको। और इस बार उनके निशाने पर बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह के बेहद ही एक खास नेता अमित शाह का वो आ गया है। ये वो नेता है जिन्होंने राहुल गांधी के नए दोस्त बने, जिसके पीछे बीजेपी और उनकी सरकार हाथ धोकर पड़ी है। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह से वो दोस्ती कर लें, लेकिन वो है कि दोस्ती करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बीजेपी की ओर से उन्हें घेरने का प्रयास हुआ तो राहुल गांधी उनकी सुरक्षा कवच बन चुके हैं। और उसी नेता जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखता है, शाह के उसी खास नेता ने मुंबई में बीजेपी को फंसा दिया है। तो ये क्या है, पूरी खबर क्या है, मामला आपको बताएंगे। दोस्तों, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर अन्नामलाई बड़ी जवानी में करियर छोड़कर राजनीति में आए। ऐसे राज्य में बीजेपी ज्वाइन की जहां पार्टी का कुछ हो ही नहीं रहा। तमिलनाडु में अरसे से कुछ बड़ा करने के ताक में बैठी बीजेपी के लिए कुप्पुस्वामी अन्नामलाई बड़ी उम्मीद बनकर आए। आईपीएस अफसर से सीधे प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने। बीजेपी अन्नामलाई पर इतनी निर्भर हुई कि वहीं अलायंस इलेक्शन स्ट्रेटेजी डिसाइड करने लगे। 2024 का मेगा लोकसभा चुनाव अन्नामलाई की लीडरशिप में बीजेपी लड़ी, लेकिन रिजल्ट आया तो पार्टी जीरो से जीरो पर ही रही। अचानक अन्नामलाई साइडलाइन होने लगे, प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़कर मेंटोर जैसे रोल में आ गए। विधानसभा चुनाव में भी अन्नामलाई फ्रंट पर है, लेकिन पार्टी उनके कहने पर चलती नहीं दिखती है। वो जो कह रहे हैं पार्टी वैसा करती दिखाई नहीं दे रही है। बड़े अरमान से बुलाया गया था प्रशासनिक सेवा से, प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी दी गई थी, लेकिन अब साइडलाइन होने की पूरी कहानी है। दोस्तों, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घमासान पीक पर है। अचानक अन्नामलाई को लेकर महाभारत छिड़ी हुई है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं बल्कि मुंबई में जहां बीएमसी का चुनाव हो रहा है। दोस्तों, अन्नामलाई के चेहरे पर दक्षिण भारतीय पट जाएंगे, यही सोचकर पार्टी ने मुंबई में धारावी जैसी तमिल बहुल इलाकों में भेजा, लेकिन वहां जीते, वहां जाते ही कांड हो गया। अन्नामलाई ने बड़बोले बनकर कहा मुंबई को बंबई कहने लगे। कहा बंबई सिर्फ एक महाराष्ट्र का शहर नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल सिटी है। बीएमसी के चुनाव में मराठी अस्मिता फिर मुद्दा बना है। ऐसे में अन्नामलाई का मुंबई ज्ञान बीजेपी को भयंकर बैकफायर कर रहा है। गुस्साए राज ठाकरे ने रसमलाई बोलकर मजाक उड़ाया, लात मारने की बात बोली, गाली गलौज तक कर दिया। 60 के दशक में मुंबई में दक्षिण के लोगों के खिलाफ लगने वाला नारा हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी को फिर से लगाने लगे। ठाकरे कैंप ने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है। अन्नामलाई के बयानों से बीजेपी बैकफुट पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस कमजोर हिंदी का लॉजिक देकर इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम और बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे को भी अन्नामलाई की भाषणबाजी एकदम पसंद नहीं आई है। चाहते तो चुप रह जाते, लेकिन सामने से आकर कहा कि गलत बोला। बीजेपी शिवसेना की चिंता यह है कि मुंबई में करीब 4% तमिल वोट बैंक माना जाता है। इतने वोट बैंक के चक्कर में कहीं कोर मराठी वोट बैंक ना नाराज हो जाए। दोस्तों, आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ऐसी लाइन चुनी जो डीएमके, इसके अलावा एआईएडीएमके की कोर पॉलिटिक्स रही है। उन्होंने बीजेपी की अलग पहचान बनाने के लिए द्रविड़ पॉलिटिक्स को निशाना बनाया। दोस्तों, एआईएडीएमके के आइकन सीएन अन्ना दुर्रे, इसके अलावा जयललिता जैसे नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, जो एआईएडीएमके के लिए बर्दाश्त से बाहर था।
एआईएडीएमके ने बीजेपी के सामने शर्त रख दी, या तो हम या अन्नामलाई। बीजेपी ने एआईएडीएमके को चुना, अन्नामलाई को नहीं। दोस्तों, तमिलनाडु में बीजेपी सीट जीतने के मामले में अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है। इसका क्रेडिट अन्नामलाई की अग्रेसिव पॉलिटिक्स और इसके अलावा एन मक्कल पदयात्रा को दिया जाता है, जो उन्होंने पूरे तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले निकाली थी। 6 महीने की एन मक्कल नाम की ये पदयात्रा शुरू कराने अमित शाह आए थे। 1770 किलोमीटर की पदयात्रा, लगभग 1770 किलोमीटर की यह पदयात्रा 234 विधानसभा सीटें जिसने कवर किया था, अन्नामलाई ने जिसकी अगुवाई की थी। इसके बाद पहली बार बीजेपी को वोट शेयर 11% के पार गया। यही ग्रोथ बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है, और उम्मीद की किरण यानी डूबते को तिनके का सहारा जैसा दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में भी बीजेपी छा जाएगी। कुप्पस्वामी अन्नामलाई बीजेपी को पहली बार बैकफायर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, 2021 में सिर्फ 37 साल की उम्र तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। तब पार्टी का एआईएडीएमके के साथ अलायंस चल रहा था। अन्नामलाई ने हाईकमान को समझाया कि अलायंस के साथ नहीं, अकेले लड़ने से पार्टी का फायदा होगा। तब पार्टी ने एआईएडीएमके से अलायंस तोड़ दिया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई खुद भी हारे, पार्टी भी हारी। फिर पार्टी ने अन्नामलाई को साइड करके एआईएडीएमके से फिर अलायंस जोड़ा। दोस्तों, टीवी के चीफ थलपति विजय पर भी अन्नामलाई एकदम फायर रहते हैं। वीकेंड पॉलिटिशियन बोलकर निशाना साध चुके हैं, जबकि कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव से पहले विजय को अपने साइड लाया जाए, लेकिन यह मिशन अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बिहार में एनडीए की हार और प्रशांत किशोर की हार के बाद भी अन्नामलाई को विजय को चिताया कि बीजेपी का ऑपोजिशन कोई बिजनेस नहीं है। अगर इस विरोध को बिजनेस बनाया तो प्रशांत किशोर जैसे चुनाव हारना ही होगा। दोस्तों, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अन्नामलाई में टैलेंट कूट कर भरा है। राजनीति जमाने में जरा दिक्कत जरूर चल रही है। तमिलनाडु के करूर के किसान परिवार के बेटे ने जिंदगी में अब तक जो चाहा वो उसे मिल गया। पारिवारिक खेती बाड़ी छोड़कर इंजीनियरिंग की, बीटेक करने के बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। 2011 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईपीएस बन गए। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर होते हुए चिंगमंगलूर उडुपी के एसपी भी रहे, बेंगलुरु साउथ के डीसीपी रहे। सिर्फ 8 साल आईपीएस रहते कुप्पस्वामी अन्नामलाई ने सोच लिया कि वो पुलिस की नौकरी के लिए नहीं बने। 2019 में आईपीएस के पद से इस्तीफा दिया, आईपीएस का पद छोड़कर राजनीति में आ गए। 2020 में बीजेपी ज्वाइन की। 11 महीने बाद 2021 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। अन्नामलाई पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर अरवा कुरुची सीट से एआईएडीएमके के समर्थन से उन्होंने लड़ा था, लेकिन डीएमके उम्मीदवार के हाथों हार गए। बीजेपी को संभावना दिखी कि अन्नामलाई के तेवर तमिलनाडु में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं या होंगे, जो ना हो सका। वैसे तो बीजेपी के लिए पूरा साउथ परमानेंट प्रॉब्लम बना हुआ है। पूरा साउथ एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कांग्रेस से हारने के बाद एकमात्र कर्नाटक का किला भी हिल चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु यानी साउथ के 5 राज्यों में बीजेपी प्रचंड मोदी लहर के बाद भी कहीं है नहीं दोस्तों। न मजबूत जनाधार है, न मजबूत अलायंस है। अब दोस्तों, जिसको इस भरोसे से बीजेपी ने मुंबई भेजा कि वो अपने प्रभाव 4% तमिलनाडु वोटरों को एकजुट करेंगे, उन्होंने मुंबई में जाकर राज ठाकरे के साथ मराठियों को ही नाराज कर दिया। गजब दुखद स्थिति है। तो देखा दोस्तों आपने राहुल के दोस्त का ये वीकेंड पॉलिटिशियन और उसे कहने वाले शाह के खास को राज ठाकरे ने कैसे वोट लगाई, क्लास लगाई। और बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है, सिरदर्द है तो डिस्प्रिन लेना पड़ेगा। खबर पे आपकी राय क्या बताइएगा।